बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सभी खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था और हमने तिजारत और ई कामर्स पे बात की थी, फिर हमने जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बात की थी। तो आज हम जो बात करेंगे बेटा वो पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं जो कुदरत की तरफ से अल्लाह ने हमें दिए हैं उनके ऊपर डिस्कस होगी, हमारी डिस्कशन होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अहले खाना का भी बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि वो सभी खैर आफियत के साथ होंगे। तो बेटा आज के कुदरती वसाइल पे हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा वसीओ अरीज़ मुल्क है, बड़ा कुशादा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत तरीन मुल्क है। अल्लाह पाक ने इसे हर नेमत से नवाजा है और अल्लाह पाक ने इस मुल्क पाकिस्तान को हर तरह के वसाइल से भी नवाजा है, हर तरह की नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक ने हर तरह की तरक्की जो है पाकिस्तान को, खा अंदरूनी हो, बैरूनी हो, ज़मीनी हो, समुंदरी हो, पहाड़ों की सूरत में हो, जंगलों की सूरत में हो, अल्लाह पाक ने ये खूबसूरती से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से नवाजा है। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल, अफरादी क़ुव्वत, दरिया हों, पहाड़ हों, समंदर हों, सहरा हों, जंगलात, मैदान, ज़रख़ेज़ मट्टी पे बात कर लें, मादनी वसाइल पे बात कर लें, हैवानी वसाइल पे बात कर लें, और इसी तरीके जितनी भी ये सूरतें हैं अल्लाह पाक ने ये सारी चीज़ें हमें इस मुल्क में अता फरमाई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल की दौलत से अल्हम्दुलिल्लाह माला माल है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क से बाकायदा तेल भी दरामद हो रहा है, गैस भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान इसमें खुद कफ़ील है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद कुएँ खोदे जा रहे हैं, मज़ीद ज़खायर जो हैं तेल के उनके ऊपर भी तलाश जारी है। तो अल्लाह पाक ने इंशाअल्लाह चाहा तो अल्लाह पाक हमें इसी मट्टी के अंदर से हर शय जो है वो अता करेगा, बस बात मेहनत और लगन की है। कुदरती वसाइल किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन वसाइल से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाया जाए ताकि मुल्क की माइशत जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो सके, वो तरक्की के रास्ते पे चल सके। क्योंकि किसी भी मुल्क की, कौम की जो तरक्की का दारो मदार होता है वो इस अमर पर है कि वहाँ के जो लोग हैं वो मुल्क की वसाइल से किस हद तक फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान की जो आबादी है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, आप जानते हैं इसमें तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और ये बात बहुत अहम है कि हम लोग मेहनत जो है और खुलूस नीयत जो है वो अगर अपने कामों में लगाएंगे, मेहनत करेंगे, खुलूस नीयत के साथ काम करेंगे तो मुल्क की तरक्की में एक किस्म का हम भी हिस्सा नहीं ले रहे बल्कि मुल्क की तरक्की में एक किरदार अदा कर रहे हैं, तरक्की की तरफ मुल्क को ले जाने का। हालिया बरसों में दुनिया की बाद अकवाम ने अपनी मेहनत से अपने जो ममालिक हैं, अपने मुल्कों को दुनिया की तरक्की के मुकामात पे पहुंचा दिया, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़ा कर दिया, एक इनकलाब बर्पा कर दिया और पूरी दुनिया उनके गुण गाती है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के अंदर हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं, इंसानी वसाइल हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि मुल्क पाकिस्तान ज़िंदगी के हर शोबा में और मुल्क पाकिस्तान जो माइशत में अपना किरदार अदा कर सके और मुल्क पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करता हुआ पूरी दुनिया के सामने उभर सके। देखिए दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो साइंसदान हैं, वो इस बात को सबसे पहले देखते हैं कि आपने किसी मुल्क जाना तो देखें कि वहाँ क्या समंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में समंदर मौजूद है। दुनिया के अंदर क्या वो जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पर दरिया मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खूबसूरत तरीन दरियाओं का एक कह ले के पंजाब मौजूद है। छोटे बड़े दरिया मिल मिला के काफ़ी सारे बन जाते हैं। फिर देखा जाता है क्या वहाँ जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पहाड़ मौजूद हैं। फिर सोचा जाता है कि वहाँ पे पहाड़ कौन से खुश्क पहाड़ हैं या जो हैं वो ग्रीनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर खुश्क भी हैं, ग्रीनी भी हैं, बर्फ वाले भी हैं और नमक वाले भी हैं। फिर ये देखा जाता है कि वहाँ पे कह लें कि मट्टी का जो ज़ख़ीरा है वो कितना है। फिर वहाँ पे जंगलात कितने फ़ीसद हैं, वहाँ पे मौसम जो है वो किस तरह के पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम जो पाए जाते हैं, मौसम गर्मा भी पाया जाता है, मौसम सरमा भी पाया जाता है और इसके साथ साथ वहाँ पे
کہہ لیں کہ درمیانے قسم کے بھی موسم پائے جاتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ لہذا ان ممالک کے اوپر اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اکانومسٹ اور کوئی بھی سائنسدان جب دوسری دنیا میں کوئی ٹورسٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ان باتوں پہ غور کریں۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پہ درجہ حرارت کیا ہے، وہاں کا درجہ حرارت سرد ہی تو نہیں رہتا، گرم ہی تو نہیں رہتا۔ پاکستان دیکھ لیں، دن کو جتنی مرضی گرمی ہو، رات کو موسم الحمدللہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے دن کو جتنی مرضی سردی ہو تو جب رات کو سردی بھی ہو تو دن کو دھوپ لگ جائے تو موسم نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پاکستان کے اندر بارشیں بھی الحمدللہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی ویو ہے، قدرتی لک ہے۔ اور اسی طریقے پاکستان کو اگر محلے وقوع کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے دیکھیں شمال میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، تو دیکھیں بھارت ہمارے پاس بے شک ہمارا ایک دشمن ہے لیکن ہمسایہ ممالک میں، اس کے بعد مغرب میں افغانستان اور ایران ہے، شمال میں ہمارے چائنا ہے، اور جنوب کے اندر بحیرہ عرب ہے۔ تو پاکستان ہر طرح سے مالا مال ہے، پہاڑیوں کے لحاظ سے، سمندروں کے لحاظ سے، دریاؤں کے لحاظ سے، جنگلات کے لحاظ سے، گرینی کے لحاظ سے، پہاڑوں کے لحاظ سے، سبز پہاڑ اور خشک پہاڑ، بارشوں کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے۔ اسی لیے دنیا کے جریدے اور دنیا کے اخبار نویس اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ پاکستان خوبصورت ترین ممالک میں بھی شامل ہے اور ان میں پہلے نمبر پر شامل ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں۔ اب ان قدرتی وسائل کا تحفظ کیسے ممکن ہے، اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہیں گے۔ نمبر 1، پاکستان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نمبر 1، اس آبادی پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس آبادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ غریب ہے، وہ غربت پہ کہہ لیں کہ شامل ہیں، غریب غربا میں شامل ہیں وہ لوگ۔ تو اور دیہی علاقوں میں وہ اکثر لوگ رہتے ہیں جہاں ناخواندگی کی شرح بھی زیادہ ہے۔ ناخواندگی کی شرح کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عموماً اس زمین کے حصوں پر رہتے ہیں جس کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ایسے حصوں پر یہ لوگ رہتے ہیں کہ جہاں زمین جو ہے وہ پیداواری صلاحیت ہی کم ہے، زمین کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ پیداوار زیادہ بڑھا سکے، تو لہٰذا آبادی کے مطابق اس کی پیداوار کو بھی بڑھانا ضروری ہے۔ ان کے کاشت کرنے کے طریقے بڑے پرانے ہیں اور وہی فرسودہ نظام ہیں، وہی پرانے نظاموں کے ساتھ وہ چلے آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ ترقی اس طریقے کی نہیں کر رہے، اور یہ لوگ ان کے مویشی اپنے ایندھن اور چارے کے لیے آس پاس کے درختوں اور پودوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو قدرتی ذرائع ہیں، زمین اور جنگلات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کسی درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ قدرتی ذرائع کا تحفظ نہیں ہے، ہم ضیاع کر رہے ہیں، ہم نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی کر رہے ہیں، اپنی ملک کا بھی کر رہے ہیں، اور اپنے اسپیشلی جو قدرتی ہمارا ماحول ہے، آب و ہوا، اس کا بھی نقصان کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں، جو آج اسموگ کی صورت میں ہمیں بھگتنا بھی پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے شہروں میں شور، ماحولیاتی آلودگی اور آب و ہوا میں گندگی پھیل رہی ہے، جس سے نہ صرف بیماریاں پھیلتی ہیں بلکہ جو قدرتی ذرائع ہیں وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ قدرتی ذرائع بھی آپ کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طریقے نمبر 2 اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر پانی کے وافر ذرائع ہیں لیکن سٹوریج کی سہولتیں ناکافی ہیں، سٹور نہیں کیا جاتا۔ ہر سال پانی کا بیشتر حصہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اور کھیتوں تک نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ کیمیائی کھادوں کا جو استعمال ہے وہ آلودگی کا بھی سبب ہے، اور شہروں میں گندگی بھی دریاؤں میں آلودگی کا سبب بنتی ہے، جس سے ہمارے دریاؤں کے پانی آلودہ ہو رہے ہیں۔ شہروں کی بڑی نہریں جو ہیں ان کے میٹھے پانی گٹر سسٹم کی وجہ سے آلودہ ہو رہے ہیں۔ دریاؤں کی آلودگی سے دریاؤں کے جو جانور ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، مچھلیاں مر رہی ہیں۔ ملک کے قریباً 60% لوگوں کو پانی جو پینے کا ہے وہ صاف مہیا نہیں ہے، تقریباً 60% کو۔ 70 سالوں میں ہم نے کیا کیا من حیث القوم۔ اسی طریقے اس لیے قدرت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے ہمارا، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے اور قحط سالی کے مسئلے کا بھی خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنانے چاہیے تاکہ اس سے بجلی بھی پیدا ہو، پانی کا بھی استعمال ہو، کھیتوں کو بھی پانی مل سکے، پینے والوں کو بھی پانی مل سکے، جانوروں کو بھی مل سکے، درختوں کو بھی مل سکے، جنگلات کو بھی مل سکے۔ اور پانی اگر کوئی ہماری طرف چھوڑتا بھی ہے تو وہ پانی کو جب ہم سٹور کر لیں گے وہ ہمارے لیے فائدہ بخش ہوگا۔
किसी हुकूमत ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी 1978 से लेकर 88 से लेकर अब तक। तो अब ये मौजूदा हुकूमत या उसके कह लें कि जो अदलिया है या इस्टेब्लिशमेंट, तो ये मिल मिला के एक अच्छी चीज़ जो उनकी है कि उन्होंने डैमों की तरफ तवज्जो दी और डैम्स बनाए जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, हम सारे पाकिस्तानी और जो भी पाकिस्तान के फ़ायदे की बात होगी हम उसकी कह लें कि तारीफ़ करेंगे, खा वो प्रोजेक्ट किसी भी का भी हो, नवाज शरीफ ने लगाया हो, मोटरवे हो, खा जरदारी का हो, खा कुछ भी, हम सारे पाकिस्तानी हैं। तो जो किसी की तारीफ बनती है, अगर मोटरवे पे नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ख़जाना पैसा पाकिस्तान का है, किसी का अपना ज़ाती नहीं। मौजूदा आप यहाँ में इमरान खान साहब हैं, अगर वो कुदरती ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये डैम्स बना रहे हैं, तो पाकिस्तान का पैसा है, उनका नहीं है ज़ाती। हाँ, क्रेडिट उनकी सोच क्या है उनको जाता है, लेकिन पैसा पाकिस्तानी कौम का है, हमारे टैक्सेस का है। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि जी उन्हीं का हो गया सारा कुछ, ये उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है, जो भी अच्छा काम कोई भी करेगा। इसके साथ साथ आजकल सनतों और कारोबारी ज़रूरियात के लिए जंगलात का बेतहाशा कटाव होता है। अगर किसी जगह फैक्ट्री बनानी है, वहाँ पे दरख्त काट दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। किसी जगह पे मोटरवे बनने लगा, सड़क बनने लगी, तो वहाँ से दरख्त काट दिए गए। ये बहुत बड़ा अलमिया है। उन दरख्तों की जगह दरख्त लगाता कौन है? अगर मोटरवे बना या रोड बना या कोई फैक्ट्री बन रही है या कोई हॉस्पिटल बन रहा है, अब जितने दरख्त काटे वहाँ पे खेतों के अंदर से मोटरवे के ज़रिए या वैसे हाईवे, तो उसकी जगह दरख्त लगाए, उस ज़मींदार ने दरख्त लगाए, वो तो नहीं लगाता। गवर्नमेंट को दरख्त चाहिए, अगर गवर्नमेंट लगाती है तो हम उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, हम उस दरख्त को तोड़ देते हैं, उसकी शाखें मरोड़ देते हैं या उसको पानी तक नहीं डालते। हम कहते हैं गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने, क्या हमारा ये मुल्क नहीं है? हम में से हर बंदे ने आज तक कितने दरख्त लगाए हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, हम सारे दरख्तों की छोड़ी हुई ऑक्सीजन के मोहताज हैं कि नहीं हैं? और हमारी ऑक्सीजन को दरख्त एक्सेप्ट करते हैं। अगर दरख्त कम होंगे तो एक दरख्त पे बर्डन ज़्यादा पड़ेगी। अगर दरख्त ज़्यादा होंगे तो फ़ी बंदे के लिए दरख्त जो है फ़ी दरख्त भी हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पे एक दरख्त को कई 100 लोगों की ऑक्सीजन बर्दाश्त करना पड़ती है। और वो एक दरख्त आबो हवा जो ताज़ा हवा छोड़ेगा, वो कितने इंसानों के लिए काफ़ी होगी? इसलिए दरख्तों को बढ़ाएं ताकि आपका जो कुदरती ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और आप दरख्तों को काटें मत। अगर दरख्त काट भी लिए गए हैं तो उनकी जगह नए दरख्त लगाएं। अगर जंगलात काटे हैं कहीं किसी वजह से, तो उसकी जगह नए उतने पौधे लगाएं, नए बूटे लगाएं। उससे क्या होगा, आपके मुल्क की लकड़ी का जो कारोबार है वो भी बढ़ेगा। आपके मुल्क की जो शहद की जनास हैं या जंगली जो हयात हैं, जंगलों में रहने वाले उन परिंदों में, उन जानवरों में भी इजाफा होगा इस तरफ तवज्जो देने से, तो वो भी आपके ज़र मुबादला में इजाफे का सबब बन सकते हैं। लिहाजा इन बातों को ज़रूरी सीखना चाहिए, इन पे अमल भी करना चाहिए। बच्चों, यहाँ तक अगर कोई बात है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे जो बातें रहती हैं उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी, अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपका और आपके अहले खाना का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।